वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 49 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे अपने। यह है टेस्ट नंबर 50। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ का लिंक जो प्लेलिस्ट बना रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 50 तक पहुँच सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2020 से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, हर साल 18 दिसंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2020 का विषय थीम है री इमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी। बताइए कौन सा करेक्ट है इनमें। 18 दिसंबर को करेक्ट है, पहला भी दूसरा भी करेक्ट है, सी है इसका आंसर। तो हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सन 2000 में दुनिया भर में बढ़ती प्रवासियों की संख्या को देखते हुए जो है 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में घोषित किया था। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2020 की थीम क्या है? री इमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसे कौन प्रकाशित करता है मानव विकास सूचकांक को? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNDP, ऑप्शन नंबर ए। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वर्ष 2020 के मानव विकास सूचकांक में 189 देशों की सूची में 131वें स्थान पर है। इस सूचकांक में अगर शीर्ष देश देखें तो नॉर्वे है, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है आयरलैंड को, और तीसरे पर है स्विट्जरलैंड, चौथे पर हांगकांग और पांचवें पर है आइसलैंड। इस सूचकांक में 189वें स्थान में से देखा जाए तो सबसे खराब रैंक जो है वो नाइजर की है। नाइजर अफ्रीकन कंट्री है ये। ठीक है, मतलब 189वां स्थान है उसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि कौन सा सत्य है। पहला है, मानवाधिकार परिषद मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत एक निकाय है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया संवैधानिक थोड़ी है, मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, ये स्टैचुरी बॉडी है, तो सांविधिक है, संवैधानिक नहीं है। गलत है, दूसरा वाला स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दो। पहला वाला तो पढ़ते ही लग रहा है कि करेक्ट होगा, पहला सही है। तो एक सही है, दूसरा वाला जो है वो गलत है। मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है जो कि मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण की दिशा में काम करती है। यह संयुक्त राष्ट्र के 47 सदस्य 47 कंट्री से मिलकर बनी है, जिनका चयन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, कौन करता है इसका चयन? संयुक्त राष्ट्र महासभा, करेक्ट हो गया पहला। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है, स्टैचुरी बॉडी है, ना कि संवैधानिक। ठीक है, तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इनमें से कौन से देश आसियान के सदस्य हैं? देखिए, ऐसे भी प्रश्न यूपीएससी कर रही है, इस बार किया था कि कौन सा नहीं है। ठीक है, नहीं है या कौन सा है, बताइए कौन कौन से आसियान देश के सदस्य हैं इसमें? 10 कंट्री है ना आसियान में। भारत तो है नहीं, भारत तो पर्यवेक्षक है इसका। अब भारत हो तो सबसे पहले उसी को एलिमिनेट कर देना। इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, म्यांमार है, म्यांमार भी है। ये उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया नहीं है इसमें। तो तीन तीन जहाँ है वो एक से एक ही एलिमिनेट होता, तो कौन सा हो जाएगा इसका? 1 2 4 और 5, सी हो जाएगा। तो देखिए, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन जिसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान शॉर्ट में, एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया पैसिफिक के उपनिवेशी राष्ट्रों में बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। प्रत्येक 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आसियान का सचिवालय कहाँ पर है? इंडोनेशिया के जकार्ता में। इसके जो सदस्य हैं वो कौन कौन है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। तो मामा 2 बार है, याद रखना, मलेशिया भी शामिल है इसमें और म्यांमार भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मलेरिया से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है, और प्लाज्मोडियम संक्रमित मादा एनेफ्लीज मच्छर के काटने से मानव के शरीर में पहुँचता है। यह परजीवी जो है वो लाल रक्त कणिकाओं पर हमला करके उन्हें तोड़ने का काम करता है। आरबीसी
रेड ब्लड कॉर्पसल्स आरबीसी पर हमला करता है, डब्ल्यूबीसी पर? देखिए आरबीसी पर ही करता है, बिल्कुल मादा एनाफिलीज से होता है, प्रोटोजोआ है एक। तो सारे के सारे करेक्ट हो गए, तो डी हो गया इसका आंसर। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो पहला करेक्ट हो गया। जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम है, इसके कारण होने वाला जो मलेरिया होता है वो सबसे घातक होता है, खतरनाक होता है और जानलेवा भी, ठीक है। संक्रमित मादा जो है एनाफिलीज मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम नामक शरीर में स्पोरोजोइट के रूप में प्रवेश करता है, जो प्लाज्मोडियम है मानव शरीर में, और यह परजीवी आंतरिक रूप से यकृत की कोशिकाओं में गुणित होता है और उसके बाद जो हमारी आरबीसी है उस पर हमला करता है, जिसके परिणाम स्वरूप लाल रक्त कणिकाएं जो है या कोशिकाएं जो है टूटने लगती हैं और तीव्र ज्वर के साथ व्यक्ति बिस्तर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट एक बार फिर से बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड आ गया कुछ। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के मनुष्यों ने सबसे पहले कपास की खेती प्रारंभ की थी। सही है क्या ये बात? और दूसरा स्टेटमेंट है सिंधु सभ्यता में गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। हड़प्पाई कांस्य की वस्तुएं निर्मित करने की विधि से तो परिचित नहीं थे, लेकिन लोहे के उपयोग से भली भांति परिचित थे। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, गेहूं, जो, तिल, मसूर का ज्ञान था, सरसों का ज्ञान था क्या इनको? था, सरसों का भी था, तिल का भी था, मसूर का भी था। तो करेक्ट हो गया दूसरा स्टेटमेंट। वैसे भी आधी ही लगा पड़ा है तो सही होने की संभावना 90% से ऊपर हो जाती है। और पहला स्टेटमेंट है सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सबसे पहले कपास की खेती की थी, बिल्कुल। देखिए, हड़प्पाई जो लोग थे वो लोहे के ज्ञान से भली भांति परिचित नहीं थे, लेकिन कांसे की वस्तुएं निर्मित करने की विधि वो जानते थे भली भांति। तो उल्टा फुल्टा हो गया तीसरा वाला स्टेटमेंट, इसलिए गलत है। कितने कटेंगे? 2 कटेंगे, 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हड़प्पाई जो है कांसे की वस्तुएं निर्मित करने की विधि और उसके उपयोग से भली भांति परिचित थे, लेकिन लोहे के उपयोग से नहीं। देखिए, हड़प्पा के लोगों द्वारा लोहे की खोज नहीं की गई थी, यह कांस्य युग की सभ्यता थी, ठीक है। इसलिए इस समय के लोगों ने तांबे और कांसे में से संबंधित धातु कर्म में बहुत अधिक उन्नति की, लेकिन लोहे की नहीं कर पाए वो। क्वेश्चन नंबर 7 है क्लाइमेट एमिशन समिट 2020 से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला है क्लाइमेट एमिशन समिट 2020 पेरिस समझौते की 5वीं वर्षगांठ को चिन्हित करेगा और इसकी मेजबानी चिली और इटली की साझेदारी में संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस द्वारा की जाएगी। इससे रिलेटेड एक प्रश्न था मेरे पर पूछा है, उसका आंसर आपको पता चल गया होगा। यहाँ दोनों के दोनों करेक्ट हैं, फिलहाल सी है इसका आंसर। तो क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 पेरिस समझौते की 5वीं वर्षगांठ को चिन्हित करेगा और पेरिस समझौते तथा बहुपक्षीय प्रक्रिया के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शन करने हेतु सरकारी और गैर सरकारी नेताओं के लिए एक मंच प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य है पेरिस समझौते के 3 स्तंभों जो हैं शमन, अनुकूलन और वित्त व्यवस्था के तहत नई और महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता निर्धारित करना। इसकी मेजबानी चिली और इटली की साझेदारी में संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस द्वारा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। परिसीमन आयोग को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है। परिसीमन आयोग के आदेश को किसी भी न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। अब तक 3 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। बताइए कौन सा करेक्ट है? सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं इस तरह के, पता ही नहीं है कि 3 बार बनाया, 30 बार बनाया, 4 बार बनाया, 7 बार बनाया। लेकिन एक लाइन है जो बहुत बार रिपीट हुई है, बहुत बार पूछा जाता है कि परिसीमन आयोग के आदेश को किसी भी न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। ये वाली बात जो है करेक्ट है एकदम। अब जहाँ जहाँ 2 में नहीं है, 2 नहीं है, उसको तो सबसे पहले एलिमिनेट कर दो, तो 2 तो कटेंगे, 50% का हो गया रेशियो, ठीक है। अब पहला क्या है? परिसीमन आयोग को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए यहाँ आयोग एक नाम है, कमीशन। अब कमीशन या तो राष्ट्रपति बनाते हैं, संसद बनाती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो कमेटी तक गठित कर सकता है ना, इतना तो पढ़ा ही होगा पॉलिटी में। गलत है पहला स्टेटमेंट, तो इससे सारे कट जाते देखिए, और 2 आंसर एकदम करेक्ट हो जाता, ठीक है। अब तक 3 बार नहीं है, 4 बार जो है परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। तो अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। कब तक? 1952 में, 1963 में, 1973 में, 2002 में, यानी 10-10 साल के रेशियो में शुरू के 3 हो गए। 52 से याद कर लोगे,
ठीक है, 11 का प्लस कर देना, 52 के बाद 63 हो गया, फिर उसके बाद हो गया 73, तो 11 10 इस तरह का 11 10 और फिर लंबा गैप है 2002 सीधे उसके बाद। देखिए, परिसीमन आयोग को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और ये भारतीय निर्वाचन आयोग के सहयोग से काम करता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं, ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। परिसीमन आयोग एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय है जिसके आदेशों को कानूनी शक्ति प्राप्त है और उन्हें किसी भी न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। पोलियो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, पोलियो एक अत्यधिक संक्रामक और खतरनाक बीमारी है जो हमारे नर्वस सिस्टम पर अटैक करती है सीधे। पोलियो मुख्य रूप से संक्रमित मल, दूषित पानी से फैलता है। यह बीमारी केवल 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करती है। केवल वर्ड जुड़ा है तीसरे वाले स्टेटमेंट में। देखिए, गलत है, ये बीमारी केवल ऐसा नहीं है। मुख्यतः हाँ, ये कह सकते हैं कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करती है, लेकिन दूसरी उम्र के लोग भी इस बीमारी से संक्रमित हो सकते हैं। तो गलत है पहला स्टेटमेंट। 15 साल का भी हो सकता है, 18 साल का भी, 19 साल का भी। तो पोलियो मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति और संक्रमित मल और दूषित पानी से फैलता है, सही है दूसरा वाला स्टेटमेंट। संक्रामक है, खतरनाक तो है, नर्वस सिस्टम पर हमला करती है, तभी तो मेरुरज्जु तोड़ देती है पूरा। तो 1 और 2 तीसरे को काटेंगे हम। तो पोलियो एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है जो वायरस के कारण होती है और हमारे नर्वस सिस्टम पर अटैक करती है। पोलियो मुख्य रूप से संक्रमित मल, दूषित पानी से फैलता है और यहाँ तक कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसने छींकने के माध्यम से भी फैल सकता है। देखिए, किसी भी उम्र के व्यक्ति जो है इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं, लेकिन यह बीमारी जो है मुख्य रूप से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा साथ ही जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको प्रभावित करती है। ठीक है, इसलिए पिलाई जाती है पोलियो की ड्रॉप, 2 बूंद जिंदगी की। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए, अंतिम प्रश्न है ये। पंचायत से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट हैं। 1993 में संविधान में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। इसको करके पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, ग्राम स्तर पे, मध्यवर्ती स्तर पे और जिला स्तर पर लागू करने का सुझाव दिया था, जिसे 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। देखिए, पहला तो करेक्ट है बिल्कुल, 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में और पंचायत को संवैधानिक मान्यता मिल गई। 1957 में बलवंत राय मेहता ने बिल्कुल त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो है सुझाव दिया था, ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर। ठीक है, मतलब 3 पार्टी हो गए और इसको स्वीकार किया गया था। स्वीकार गलत लिखा है वाला। 1958 में इसको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने स्वीकार किया था, स्वीकार नहीं किया था। तो दूसरा जहाँ जहाँ उसको हटा दो, पहला सही है, केवल 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो 1993 में जो है संविधान में 73वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिल गई। बाद में संविधान में भाग 9 को पुनः जोड़कर इस भाग में 16 नए अनुच्छेदों को मिलाकर एवं संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों के गठन, पंचायतों के सदस्यों के चुनाव, सदस्यों के लिए आरक्षण और पंचायतों के कार्यों के संबंध में व्यापक प्रावधान किए गए। तो 11वीं अनुसूची है, ये भी बाद में जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन है, 1993 में है। अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे अलग अलग प्रश्न बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए 1957 में बलवंत राय मेहता, ये नाम फेवरेट है एग्जाम का, बहुत पूछते हैं इसको। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। एक नाम है अशोक राय मेहता, उन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। तो 3 स्तर कौन से इनके? ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर, जिला स्तर पर। ठीक है, इसे 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा स्वीकार किया गया था, स्वीकार नहीं। तो 10 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट है। इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना 1 से 2 बार। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 50 तक पहुँच सकते हो। धन्यवाद।